नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। क्या एक ऐसी समस्या होती है जहां पर व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने में दिक्कत होने लगती है। वह कुछ भी खाता है तो उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस कंडीशन में आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिस्फेजिया होता क्या है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के साथ में ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए और इसका एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एलोपैथी के अलावा जो हमारी होम्योपैथी में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक वीडियो को में जरूर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्फेजिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्फेजिया होता क्या है। दोस्तों, डिस्फेजिया की कंडीशन एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं उसको गुटकने में यानी कि स्वेलिंग करने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी स्वॉल्विंग। इसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। ये फूड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड हो सकता है, यानी कि पानी पीने में भी पेशेंट को परेशानी होती है। वह भी पानी जब पीता है तो उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पानी गुटकने में उसको दिक्कत होती है। इस प्रकार की कंडीशन को हम डिस्फेजिया कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी एटियोलॉजी यानी कि कारण के बारे में, कॉज के बारे में, कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी हो जाती है। दोस्तों, पहली कंडीशन होती है कि हमें मुंह से संबंधित या हमारा जो फेरिंग्स होता है, गले में फेरिंग्स होता है, मुंह के पास अंदर फेरिंग्स में कोई समस्या हो जाती है, एक्यूट फेरेंजाइटिस हो जाता है, मतलब फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर जो टॉन्सिल होते हैं हमारे वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से हमें खाने पीने में दिक्कत होने लगती है। या फिर हो सकता है कि मुंह में आपकी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से भी खाने पीने गुटकने में दिक्कत होती है। इसके बाद एक और कारण होता है मुंह से संबंधित ट्यूमर, कि आपके मुंह में या गले में कहीं पे हल्की सी गांठ बन गई हो या ट्यूमर जैसा हो गया हो, उसकी वजह से भी खाने पीने में दिक्कत आने लगती है। दोस्तों, ये कारण होते हैं मुंह से और फेरिंग्स से संबंधित। इसके बाद जो हमारा फेरिंग्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है इसोफेगस। अब इसोफेगस के आसपास जो कारण होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसोफेगस के बाहर आउटसाइड के जो कारण होते हैं उनके बारे में। उनमें सबसे प्रमुख कारण होता है थायराइड जो ग्लैंड होती हैं हमारे यहाँ पर गले के पास में, थायराइड ग्लैंड होती हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है थायराइड ग्लैंड में, उसकी वजह से भी ये डिफिकल्टी होने लगती है खाने पीने में। लिम्फ नोड होते हैं, वह सूजन आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं वहाँ पे ट्यूमर बन जाते हैं जिसकी वजह से भी खाना पीना गुटकने में निगलने में परेशानी होती है पेशेंट को। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे गले में पेशेंट के जो पेशेंट होता है जिसको खाने पीने में दिक्कत होती है तो उसको भी गले में एक प्रकार का ट्यूमर डेवलप होने लगता है जिसकी वजह से जो इसोफेगस होता है वो उस पर एक दबाव पड़ता है और खाना या पीना जब भी वो निगलने की कोशिश करता है उसको दर्द होता है और गुटक नहीं पाता अच्छे से। दोस्तों, एक कारण होते हैं जो इसोफेगस के बाहर के होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसोफेगस के अंदर के जो मेन कारण होते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मेन प्रमुख कारण होता है कि एक कंजेनाइटल कारण होता है कि जो हमारे इसोफेगस का जो पाइप होता है वह शॉर्ट हो जाता है। जो इसोफेगस की जो पाइप होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जो वेव और रिंग होती है इसोफेगस की वो कंजेनाइटली शॉर्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से एट्रेसिया कंजेनाइटल एट्रेसिया की कंडीशन कहलाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। ये कंजेनाइटली होता है, मतलब जन्मजात ही प्रॉब्लम होती है, बाद में इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण होता है जो इसोफेगस होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, एक कंजेनाइटल डिजेनरेटिव डिसीज होती है। नेक्स्ट कारण होता है रिफ्लक्स इसोफेगस। इसमें इसोफेगस में जब हम खाना पीना खाते हैं तो वो रिफ्लक्स होकर के बाहर आ जाता है और गुटकने में उसको परेशानी होती है।
इसके अलावा इसोफेगस में या फिर ट्यूमर कोई डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है, इसोफेगस का कैंसर हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। या फिर इसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है हमारा स्टोमक। जो इसोफेगस होता है वो स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। या फिर इसोफेगस का कैंसर हो या आपको कैंसर स्टोमक का कैंसर हो गया हो, दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। या इसोफेगस में भी हो सकता है ट्यूमर हो, या इसमें स्टोमक में भी ट्यूमर होने की संभावना होती है, उसमें उसकी वजह से भी आपको डिस्फीजिया की प्रॉब्लम हो रही हो। ये सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर की कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको खाना पीना गुटकने में या निगलने में कई परेशानी होती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो इसोफेगियल होते हैं, जहाँ खाना पीना जाना चाहिए वहाँ पे हवा या पानी फंस जाता है, हवा फंस जाती है, उसकी वजह से भी जो इसोफेगस होता है वहाँ वो नली ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से खाना पीना खाने में दिक्कत होती है और दर्द होता है। या स्पाज्म आते हैं किसी किसी व्यक्ति को इसोफेजियल रीजन में या स्टोमक में स्पाज्म आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। जो इसकी वजह से स्पाज्म आने की वजह से जो स्टोमक में एसिड होता है वो रिफ्लेक्स होकर के इसोफेगस के रास्ते से मुंह में आता है, जिसकी वजह से पेशेंट जब खाना पीना गुटकने की कोशिश करता है तो अच्छे से गुटक नहीं पाता, उसको खांसी आने लगती है। इसके अलावा ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में भी प्रॉब्लम होती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन है, तो उसे भी हो सकता है कि खाना पीना गुटकने में निगलने में परेशानी हो रही हो। या हिएटस हर्निया हो व्यक्ति को, उस कंडीशन में भी हो सकता है। दोस्तों, एक कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें खाना पीना गुटकने में परेशानी होने लगती है, स्वेलिंग और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होने लगती है। अब हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसके टाइप के बारे में कि डिस्फेजिया कितने प्रकार का होता है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है ओरल डिस्फेजिया। इसके अंतर्गत कुछ कंडीशन आती हैं जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में सूजन का आ जाना। दूसरा कारण होता है स्टोमक में इन्फ्लामेशन हो जाना, स्टोमक में सूजन का हो जाना या स्टोमक में कोई इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा नेक्स्ट कारण होता है ओरल में सॉफ्ट पैलेट का पैरालिसिस हो जाना। या बेल्स पाल्सी का रोग होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। बेल्स पाल्सी यानी कि जो हमारे फेस की नसें होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं। ओरल डिस्फेजिया के बाद नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार का डिस्फेजिया होता है वो होता है फेरेंजियल डिस्फेजिया। इसके अंतर्गत जो होता है फेरेंक्स होता है हमारा, वहाँ पे कोई एब्सेस या ट्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तीसरा कारण होता है इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसके अंतर्गत जो इसोफेजियल एट्रेसिया होता है, इसोफेजियल एट्रेसिया में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो कंजेनाइटली उसका जो इसोफेगस होता है वो नैरो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आने लगती है। दोस्तों, ये हुए कितने प्रकार के मतलब टाइप हुए डिस्फेजिया के। अब हम जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो रही है, खाना पीना गुटकने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला और मेन लक्षण पेशेंट को देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति को खाना पीना गुटकने में दिक्कत होती है या पानी पीने में दिक्कत होती है, दर्द गले में उसको बहुत ज़्यादा दर्द करता है, फेरिंक्स या लैरिंक्स में दर्द करता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो लार होती है वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है, एक्सेसिव सलाइवा होने लगता है। ज़्यादा सलाइवा बनेगा तो उसको चबाने में भी कठिनाई होती है, खाना पीना आसानी से चबा नहीं पाता और चबाने में बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे ही वो खाना पीना गुटकने की कोशिश करता है तो उसका जो खाना पीना है गुटक रहा होता है वो गले में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको खांसी आने लगती है। कभी कभी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि वो वोमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है। इसके अलावा हो सकता है गले में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, यह भी एक लक्षण होता है गले में दर्द का होना। या सूजन आ गई हो गले में, यहाँ पे कहीं पे सूजन भी हो सकती आ गई हो, यह भी एक लक्षण होता है। यदि किसी व्यक्ति को ट्यूमर है अंदर तो खाना पीने को गुटकने में भी उसको दिक्कत होती है और फील होता है बहुत ज़्यादा ट्यूमर बाहर की तरफ, इससे फिर बाहर की तरफ ट्यूमर है तो गर्दन के आसपास कोई नोट्स वगैरह उसको बड़े हुए मिलते हैं। उसमें एक कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं डिस्फेजिया वाले पेशेंट में। अब हम जानते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए। सबसे पहले हम रेडियोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर जो बैरियम होता है उसको स्वैलो करवाते हैं अपर जीआईटी ट्रैक्ट में स्वैलो करवाते हैं। उसका ये टेस्ट से पता चलता है कि उसको क्या परेशानी है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन इंडोस्कोपी और बायोप्सी करवाई जाती है। नेक्स्ट न्यूक्लियर स्कैन करवाया जाता है, उसका वीडियो इसोफिजियोग्राफी करवाई जाती है।
ये कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो पेशेंट को करवाने चाहिए। इनमें सबसे कॉमन होता है एंडोस्कोपी, जो अधिकतर डॉक्टर करवाते हैं। शुरुआती अवस्था में करवाते हैं कि एंडोस्कोपी में कोई अंदर कोई क्या दिक्कत है ये पता करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक हमने जाना कि डिस्फेजिया होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसमें हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए। अब हम जानते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं। यदि कोई व्यक्ति एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो एलोपैथी में इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर दे देते हैं, कोई भी, जैसे जेरोडोल पिया हुआ, डायनापार हुआ, इस प्रकार की पेन किलर कोई ले लेते हैं पेशेंट। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसिन ले आते हैं। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है बिना किसी जानकारी के दवा का लेना। साथ में कोई एक आधे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जैसे क्लेवाम हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, क्लिंडामाइसिन हुआ। इसके अलावा विटामिन सी की टैबलेट भी पेशेंट अपने मन से ले लेता है। एक आध पेंटोप्रेडोल, डोम्पेरिडोन, एसिलॉक और लेट्राजोल, इस पर मेडिसिन पेशेंट अपने मन से ले लेते हैं। और डॉक्टर भी, अधिकतर डॉक्टर इन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं इसको ठीक करने के लिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो एक आध कोई कफ सिरप टाइप कुछ दे देते हैं पेशेंट को, जिससे उसको खांसी आराम मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एंटासिड दे देते हैं, जैसे कि डाइजिन हुआ, इस प्रकार के एंटासिड उसको दे दिए जाते हैं। यह प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के द्वारा या मेडिकल स्टोर के द्वारा। यदि ओरली उसको फंगल इन्फेक्शन है तो उसके इस सारी मेडिसिनों के साथ में उसको फ्लूकोनाजोल टैबलेट भी दी जाती है फंगल की कंडीशन में। जनरल टॉनिक के तौर पर कोई भी मल्टीविटामिन डॉक्टर अपने हिसाब से कोई भी मल्टीविटामिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मेडिकल वाला अपने मन से दे देता है। ये सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट में होता है, एलोपैथी डॉक्टर देते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर, झोला छाप डॉक्टर इस प्रकार के चलाते हैं मेडिसिन। ये सारी मेडिसिन पेशेंट अपने मन से यूज कर लेता है। कभी कभी डॉक्टर की संपर्क में आता है तो डॉक्टर भी उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन सारी मेडिसिन अब सिम्टोमेटिक ही होती हैं सारी मेडिसिन। इसमें जो कारण होता है उसका पता नहीं चल पाता किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट को पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता। सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेने से कुछ समय के लिए पेशेंट को तो आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, और जो उसको अंदर जो कारण होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तब वो पता चलता है कि उसको क्या कारण था, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट के साथ में मैनेजमेंट, कि हमें पेशेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए। अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे पहले पेशेंट को मैनेज करना आना चाहिए कि पेशेंट यदि हमारे पास आता है डिस्फेजिया का तो हमें उसे क्या सलाह देनी चाहिए, कैसे उसको आराम कराना चाहिए, कैसे उसको रेस्ट करना चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे पास कोई पेशेंट डिस्फेजिया का आता है तो सबसे पहले हम उसके कारण का पता करते हैं, उसके सारे लक्षण पूछते हैं, उसको क्या क्या परेशानी हो रही है, कैसी परेशानी हो रही है। उसके आधार पर हम उसके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और जो कारण निकल के आता है उस कारण को दूर करने का काम करते हैं। और यदि उसको कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए हम लिक्विड डाइट या सेमी सॉलिड डाइट देते हैं, जिससे वो सीधे निकल सके, उसको चबाना ना पड़े, और जो निकलने में भी उसको ज़्यादा कठिनाई ना हो, ज़्यादा दर्द ना हो। इस प्रकार की उसको डाइट मेंटेन करते हैं। यदि उसको एंडोस्कोप उसकी फेरिंग्स में, इसोफेगस में कहीं पे उसको ब्लॉकेज है या कोई फॉरेन बॉडी फंसी हुई है तो उसको सर्जिकली रिमूव करने का काम करवाते हैं। एंडोस्कोपी का सर्जिकल रिमूव करते हैं उस फॉरेन बॉडी को। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। दोस्तों, एलोपैथी में सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलती है, लॉन्ग टर्म मेडिसिन को यूज करने से हमें आराम नहीं मिलता, केस बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपको शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो शुरुआती अवस्था में ही होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बीमारी आगे बढ़ नहीं पाती है और जल्दी आपको आराम मिल जाता है और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों उन खास होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो इस डिस्फेजिया की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। दोस्तों, यदि आपको डिस्फेजिया की प्रॉब्लम एसिडिक फूड खाने की वजह से हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है शरीर में, तो आपको लैकेसिस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। लैकेसिस आप 30 CH पोटेंशियल यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यदि आपको एक्यूट इसोफेजाइटिस इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो गया है, किसी कारण से भी हो गया हो, अभी अभी हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, लंबा समय नहीं हुआ है, और इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो गया जिसकी वजह से वो खाने पीने में दिक्कत हो रही है, और स्पेशली आप कुछ भी लिक्विड डाइट कुछ भी लेते हैं उससे आपको गले में दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 200 CH पोटेंशियम यूज करें, दिन में 3 बार, 2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है, सुबह, दोपहर एवं शाम। यदि आप सिर्फ लिक्विड डाइट ही गुटक पा रहे हैं, सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप बैप्टीसिया और एपिस मेलिफिका 30 CH पोटेंशियम यूज करें, बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों यदि आपको सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से आपको स्वेल करने में दिक्कत हो रही है, खाना पीना नहीं गुटक पा रहे हैं सलाइवा की वजह से, उस कंडीशन में भी आप लैक्टेसिस मेडिसिन 30 CH पोटेंशियम यूज कर सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों यदि आपको जो एसिड है वो रिफ्लेक्स और इसोफेगस से मुंह के रास्ते से बाहर आ रहा है, उस कंडीशन में आप कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना तीनों ही मेडिसिन 30 CH पोटेंशियम में यूज कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार, 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करें, बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको क्रैम्प आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एलुमिना 30 CH पोटेंशियम में यूज कर सकते हैं। एलुमिना 30 या 200 जो भी आपके आसानी से अवेलेबल हो जाए, दोनों ही पोटेंशियम आप यूज कर सकते हैं 30 या 200 में, 2 बूंद दिन में 3 बार। इसके बाद दोस्तों यदि आपको सुबह ही परेशानी होती है, बाकी समय आप नॉर्मल रहते हैं, उस कंडीशन में आप सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। 1 mg पोटेंशियम में सुबह से खाली पेट एक बार लेना है, सप्ताह में एक बार, या 200 CH पोटेंशियम आप लेना चाहते हैं तो पर डे एक बार लेना पड़ता है, उसको रोज सुबह खाली पेट उसको लेना चाहिए, 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर। यदि आपको मॉर्निंग के साथ में आपको इवनिंग में भी दिक्कत होगी, सुबह और शाम दोनों टाइम पे दिक्कत हो रही है, तब भी आप सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, या सिर्फ आपको इवनिंग में ही अकेले दिक्कत हो रही है तब भी आप सिर्फ सल्फर मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको रात में अगर दिक्कत होती है तो आप उस कंडीशन में आपको फास्फोरस 30 या 200 CH पोटेंशियम यूज करना चाहिए, दिन में 2 बूंद दिन में 3 बार। यदि आपको खाना खाते समय दिक्कत होती है, सिर्फ खाना खाने के दौरान ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैकफॉस और नेट्रेमेल 200 CH पोटेंशियम यूज करें, 2 बूंद दिन में 3 बार। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, इसके आप टिंचर लें, और इचिनीशियम इसका भी आप टिंचर यूज करें। कैलेंडुला और इचिनीशियम दोनों ही मेडिसिन को 10 या 15 बूंद आधे कप या 1 कप पानी में मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें। उसके बाद आपको सिंपली इसे गरारे करने ही, दिन में 2 बार या 3 बार आप इस आसानी से इससे गरारे कर सकते हैं। यदि आपके गले में फेरेंजाइटिस है या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उसको ठीक करने का काम करती है। यदि कोई इन्फेक्शन भी है तब भी ये दोनों मेडिसिन उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती हैं। दोस्तों इन मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से जो कि डिस्फीजिया कंडीशन को ठीक करने का काम करती हैं। ये सारी मेडिसिन सिम्टोमेटिक चलती हैं। मैंने कुछ कॉमन मेडिसिन बताई हैं जो पेशेंट को लेनी चाहिए। मैं इसमें ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, डिस्फीजिया का मैंने इसमें ट्रीटमेंट नहीं बताया, सिर्फ कॉमन मेडिसिन बताई हैं कि ये मेडिसिन चलती हैं। वो जो ट्रीटमेंट होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो आपके आसपास जो होम्योपैथ डॉक्टर होगा, और वो आपके लक्षण के आधार पर, आपके केस के आधार पर क्या क्या लक्षण आए, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं आपके, उस आधार पर आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। हो सके तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार ही दवा का सेवन करें, अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।